हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज है 28 फरवरी और आज की इस वीडियो में हम 28 फरवरी से रिलेटेड करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। तो यदि आप लोगों को इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे इस मोबाइल एप्लीकेशन को भी इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसमें आप लोगों को डेली क्विज, फ्री पीडीएफ और प्रतिदिन के करंट अफेयर का ऑडियो भी मिल सकेगा। इसके अलावा यदि आप एनटीपीसी और ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे इस स्पेशल चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। कार्बन घड़ी लॉन्च करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश ये कौन बना है? तो कार्बन वॉच एप्लीकेशन लॉन्च करने वाला ये जो पहला केंद्र शासित प्रदेश है ये बन गया है चंडीगढ़। आप लोगों ने एक टर्म पढ़ा होगा, कार्बन फुटप्रिंट। ये क्या होता है? तो कार्बन फुटप्रिंट कहने का मतलब है कि मानव द्वारा, मतलब कि ह्यूमन एक्टिविटी के थ्रू वह वातावरण में कितना कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहा है उसका एक तरह का मेजरमेंट होता है। और ये जो कार्बन वॉच एप्लीकेशन है, जो भी व्यक्ति इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करेगा तो उसे 4 कैटेगरी में अपनी कुछ इन्फॉर्मेशन भरनी होगी। ये 4 कैटेगरी कौन कौन सी है? एक तो है वाटर कैटेगरी, मतलब कि वह व्यक्ति पानी की खपत कितना करता है उसके बारे में सभी जानकारी। दूसरी कैटेगरी है ऊर्जा की कैटेगरी, यानी कि एनर्जी की कैटेगरी। हर महीने वह कितना बिजली यूज़ करता है, बिजली बिल से संबंधित जानकारी, ये होगी एनर्जी कैटेगरी में। फिर तीसरा है अपशिष्ट पदार्थों की कैटेगरी। कहने का मतलब है कि उस व्यक्ति के द्वारा और उनके परिवार के द्वारा कितना कचरे का उत्पादन किया जाता है उसकी जानकारी होगी इसमें। फिर चौथी कैटेगरी है परिवहन कैटेगरी। कहने का मतलब है कि उस व्यक्ति के पास कौन सी परिवहन है, 2 पहिया है या 4 पहिया है, इसकी जानकारी इसमें भरनी होगी, जिससे कि ये पता चल सकेगा कि उस व्यक्ति के द्वारा कितना कार्बन वातावरण में रिलीज किया जा रहा है। और यही कार्बन घड़ी लॉन्च करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है चंडीगढ़। तो आप मैप में देख सकते हैं, ये है चंडीगढ़ की लोकेशन, ये है पंजाब, ये है हरियाणा, इन दोनों की ही कैपिटल है चंडीगढ़। जो चंडीगढ़ है ये केरोसिन मुक्त भारत का पहला शहर है, जबकि केरोसिन मुक्त भारत का पहला जिला है गुजरात का गांधीनगर। अब इस क्वेश्चन में बात की जा रही है भारत के पहले केंद्र शासित प्रदेश की, तो आप अदर ऑप्शन को रिलेट कर सकते हैं। आप सभी जानते हैं हाल ही में नॉर्थ इंडिया का पहला डॉग पार्क ये चंडीगढ़ में ही बनाया जा रहा है, जबकि भारत का पहला डॉग पार्क ये बनाया गया है तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में। दिल्ली से आप क्या रिलेट कर सकते हैं? तो प्लाज्मा बैंक स्थापित करने वाला ये पहला शहर है दिल्ली। साथ ही वृक्षारोपण नीति लागू करने वाला पहला यूटी दिल्ली बना है। लक्षद्वीप, तो इससे आप क्या रिलेट कर सकते हैं? जैसा कि आप सभी जानते हैं जैविक खेती लागू करने वाला पहला राज्य तो सिक्किम है। 100% जैविक खेती लागू करने वाला भारत का पहला यूटी ये लक्षद्वीप बना है। इसके अलावा पुदुचेरी से आप लोगों को क्या याद आता है? AAI यानी कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा 100% सौर ऊर्जा से संचालित ये पहला एयरपोर्ट है पुदुचेरी में। इसमें आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि विश्व का 100% सौर ऊर्जा से संचालित एयरपोर्ट ये तो है कोच्चि एयरपोर्ट, लेकिन यहाँ बात की जा रही है AAI के द्वारा, जो कि है पुदुचेरी में। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने किस देश को अपनी ग्रे लिस्ट में बनाए रखने का फैसला किया है? तो जैसा कि आप सभी जानते हैं पिछले कुछ समय से जो पाकिस्तान है ये FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल है और इसे बरकरार रखने का फैसला किया गया है। और क्यों किया गया है? क्योंकि इनका मानना है कि जो पाकिस्तान है ये टेरर फंडिंग में इन्वॉल्व है, मतलब कि ये आतंकवादी संगठनों को वित्त पोषित करता है। अब यदि आप लोगों को समझ में ना आ रहा होगा तो मैं आप लोगों को एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझाती हूँ। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है ग्रे लिस्ट, तो 2 तरह की लिस्ट होती है, एक तो होता है ग्रे लिस्ट, दूसरा होता है ब्लैक लिस्ट। इसे आप एकदम साधारण भाषा में यदि समझेंगे तो मान लीजिए आप अपने किसी ऐसे दोस्त के साथ रह रहे हैं जो कि टेरर एक्टिविटी में शामिल है या किसी आतंकवादी संगठन के साथ जुड़ा है, तब आपके पेरेंट्स क्या करेंगे? आपके पेरेंट्स को ये बात पता चलती है, तब आपके पेरेंट्स आपको चेतावनी देते हैं कि आप अपने उस दोस्त के साथ मत रहिए क्योंकि वह गलत एक्टिविटी में शामिल है। तो चेतावनी के रूप में आपके पेरेंट्स आपको ग्रे लिस्ट में डालते हैं, लेकिन तब भी आप उनकी बात नहीं मानते और अपने उस दोस्त का साथ नहीं छोड़ते जो कि टेरर एक्टिविटी में शामिल है, तब आपके पेरेंट्स क्या करेंगे? आपको सज़ा देंगे। तो सज़ा के रूप में आपको ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाएगा। तो कुछ ऐसा ही है समझने के लिए। जो पाकिस्तान है उसे तो अभी चेतावनी दी गई है, चेतावनी के तौर पर उसे ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया है, और यदि ब्लैक लिस्ट में ये आ गया तो इसके लिए तो मुसीबत ही मुसीबत है, क्योंकि यदि ये पाकिस्तान है जो
ब्लैक लिस्ट में यदि गलती से भी शामिल हुआ तो जितनी भी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं हैं इसे किसी भी तरह का लोन नहीं देंगी, मतलब कि इसका तो बेड़ा पार ही हो जाएगा। तो यही है कि अभी तो ये ब्लैक लिस्ट में नहीं आ पाया है, लेकिन खतरा इस पर बरकरार है क्योंकि ये ग्रे लिस्ट में अभी बरकरार रखा गया है। अब यदि हम बात करें फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की, तो इसकी जो स्थापना है 1989 में की गई थी। यहाँ से इम्पोर्टेंट ये है कि भारत इसमें कब शामिल हुआ था। भारत इसमें 2010 में शामिल हुआ था। अब यहाँ से हम जान लेते हैं पाकिस्तान के बारे में। इसकी कैपिटल है इस्लामाबाद। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है इमरान खान, प्रेसिडेंट है आरिफ अलवी। इसके अलावा भारत और पाकिस्तान को विभाजित करने वाली जो रेखा है इसका नाम है रेड क्लिफ रेखा। यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो हाल ही में पाकिस्तान के द्वारा 3 मिसाइलों के सफलतापूर्वक परीक्षण किए गए हैं। एक तो है गजनवी, दूसरा है शाहीन 3 और तीसरा है बाबर। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज ये किस नदी पर बनाया जा रहा है? तो ये है दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज जो कि बनाया जा रहा है चिनाब नदी पर। और कहाँ बनाया जा रहा है? जम्मू कश्मीर में। हाल ही में जो केंद्रीय मंत्री हैं पीयूष गोयल जी, इन्होंने ट्वीट करके इसकी जानकारी भी दी है। अब ये है दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज, तो इससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन हम डिस्कस कर लेते हैं। ये कुछ इस आकृति में होगा, मतलब कि इंद्रधनुष की आकृति में होगा। इस प्रोजेक्ट की जो शुरुआत है ये 2017 में ही कर दी गई थी। इसकी ऊंचाई कितनी है? 358 मीटर। तो देखिए ये जो ऊंचाई है ये नदी तल से है। इसकी एग्जैक्ट ऊंचाई यदि पूछी जाए तो ये एग्जैक्ट है 467 मीटर, लेकिन नदी तल से है 359 मीटर। इस पुल की लंबाई है 1315 मीटर और इसमें 17 स्पैन यानी कि पार्ट है। और नदी के पार जाने वाले मुख्य मेहराब की लंबाई है 476 मीटर। मेहराब क्या होते हैं? तो ये कुछ इस तरह से होते हैं। और ख़ास बात ये है कि यह जो पुल है ये एफिल टावर आप लोगों ने देखा होगा, गए नहीं होंगे लेकिन इमेज में तो देखे होंगे, पेरिस में स्थित है। इसकी ऊंचाई है 324 मीटर। इससे भी ऊंचा है यह पुल, मतलब कि इससे 35 मीटर ऊंचा है। और कुतुब मीनार के मुकाबले, जो कि दिल्ली में स्थित है, कुतुब मीनार के मुकाबले ये लगभग 5 गुना अधिक ऊंचा होगा। और इस पुल की खास बात ये भी है कि इस पुल को तीव्रता वाले भूकंप को झेलने के लिहाज से भी तैयार किया गया है। अब ये बनाया गया है चिनाब नदी पर। तो चिनाब नदी से रिलेटेड मैं आप लोगों को कुछ बेसिक फैक्ट बताती हूँ। जैसे कि ये जो आप देख रहे हैं ये है चिनाब नदी। चिनाब नदी जो कि सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, इसका जो उद्गम है ये हिमाचल प्रदेश के K12 लारा दर्रे से होता है। और हिमाचल प्रदेश में इस नदी का निर्माण 2 नदी तंत्र से होता है। कौन कौन सी नदी हैं? एक तो है चंद्रा, दूसरी है भागा। इन दोनों नदियों को कहा जाता है चंद्रभागा। और यही नदी आगे बहती हुई पाकिस्तान में जाकर के सिंधु नदी से मिल जाती है। और सिंधु नदी में मिलने से पहले इसमें कुछ नदियां आकर के मिलती हैं, जैसे कि झेलम, आप देख सकते हैं, झेलम, रावी और व्यास, साथ ही सतलज, ये सभी नदियां इसमें आकर के मिल जाती हैं। हाल ही में हिमा दास को किस राज्य का डीएसपी बनाया गया है? तो कल की सबसे बेस्ट न्यूज़ तो यही रही है कि हिमा दास, इन्हें भी हाल ही में असम का डीएसपी नियुक्त कर दिया गया है। आप इनकी इमेज देख भी पा रहे हैं। हिमा दास जो कि 22 साल की है और इन्होंने 5 गोल्ड मेडल अपने नाम किए हैं। इन्हें ढींग एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है। आप लोगों के दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि ये जो हिमा दास है, जो कि एक एथलीट है, इन्होंने क्या कोई एग्ज़ाम दिया है जिसके कारण इन्हें डीएसपी बनाया गया है? तो ऐसा नहीं है। देखिए असम की जो कैबिनेट है, यहाँ की कैबिनेट ने, मतलब कि राज्य सरकार के कई डिपार्टमेंट में क्लास 1 और क्लास 2 में खिलाड़ियों की नियुक्ति के लिए खेल नीति में संशोधन किया है, जिसमें कि ओलंपिक, एशियाई गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स में जो भी पदक विजेताएं होंगे, मतलब कि जो विनर होंगे, इन्हें क्लास 2 का अधिकारी बनाया जाएगा। तो इसी के तहत जो हिमा दास है इसे असम का डीएसपी नियुक्त किया गया है। आप मैप में देख सकते हैं, ये है असम की लोकेशन जहां चुनाव होने हैं। असम की कैपिटल है दिशपुर, मुख्यमंत्री है सर्बानंद सोनोवाल, राज्यपाल है जगदीश मुखी। असम में स्थित है दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप जिसका नाम है माजुली द्वीप। इसी माजुली में असम का पहला हेलीपैड भी स्थापित किया गया है। इसके अलावा भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, इसकी आधारशिला असम के जोगीघोपा में ही रखी गई है।
हाल ही में किस भारतीय ऑलराउंडर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो हाल ही में जो यूसुफ पठान हैं, जिनकी इमेज आप देख भी पा रहे हैं, तो यूसुफ पठान इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट और घरेलू क्रिकेट इन दोनों से ही संन्यास ले लिया है। मतलब कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। हाल ही में किसने 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेशों में चुनाव की तारीख की घोषणा की है? तो हाल ही में जो भारतीय निर्वाचन आयोग है, इसके द्वारा 4 राज्यों में, कौन कौन से 4 राज्य हैं? असम, केरल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल, और 1 केंद्र शासित प्रदेश जो कि है पुदुचेरी, जहाँ की राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। इन 5 स्थानों पर चुनावों की तारीख की घोषणा कर दी है। तो यहाँ से इम्पॉर्टेंट है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, तो इससे रिलेटेड हम कुछ बेसिक फैक्ट डिस्कस कर लेते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट तो ये है कि ये किस तरह का निकाय है, तो यह एक संवैधानिक निकाय है। कल ही मैंने आप लोगों को संवैधानिक, सांविधिक और कार्यकारी निकाय में डिफरेंस बताया था। इसका जो उल्लेख है ये है आर्टिकल 324 में, मतलब कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 324 से लेकर के 329 के बीच भारतीय निर्वाचन आयोग के बारे में बताया गया है। इसकी स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 में, और इसलिए हम 25 जनवरी को क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय मतदाता दिवस, यानी कि नेशनल वोटर्स डे के रूप में। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। यदि आपसे पूछा जाए कि हमारे पहले चुनाव आयुक्त कौन थे, तो ये थे सुकुमार सेन, और प्रेजेंट टाइम में कौन है? तो ये हैं सुनील अरोड़ा जी। इसके अलावा पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त ये थी वीएस रमा देवी। पहले आम चुनाव कहाँ हुए थे आप लोगों को पता ही है, तो ये 1951-52 में हुए थे आंध्र प्रदेश में। अच्छा, इसका प्रमुख कार्य क्या है? तो भारतीय निर्वाचन आयोग, इसका मुख्य कार्य है संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव संपन्न कराना। यहाँ से ध्यान देने वाली बात यह है कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, ये पंचायत और नगर पालिकाओं के चुनाव नहीं कराता। हाल ही में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस ये कब मनाया गया, यानी कि नेशनल साइंस डे, तो ये हर साल मनाया जाता है 28 फरवरी को, क्योंकि इसी दिन, मतलब कि 28 फरवरी 1928 को भारत के जो वैज्ञानिक हैं सीवी रमन, इन्होंने 28 फरवरी 1928 को ही रमन इफेक्ट, यानी कि रमन प्रभाव की खोज की थी, जिसके लिए इन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। तो इसी की याद में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस ये मनाया जाता है 28 फरवरी को। और इस बार जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया, इसकी थीम थी विज्ञान, तकनीक, नवाचार, शिक्षा कौशल एवं कार्य पर प्रभाव। यदि हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो 21 फरवरी को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, 22 फरवरी को मनाया जाता है विश्व चिंतन दिवस, 27 फरवरी को मनाया गया है वर्ल्ड एनजीओ डे। तो ये सभी आप याद रखेंगे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य में हुक्का बार पर बैन लगाया है? तो हाल ही में जो झारखंड गवर्नमेंट है, इसके द्वारा राज्य में पूरी तरह से हुक्का बार पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। यदि आप लोगों को याद होगा तो लास्ट ईयर ही जो झारखंड गवर्नमेंट है, इसने यहाँ पान मसाले पर भी प्रतिबंध लगाया था, और अब यहाँ हुक्का बार पर भी बैन लगा दिया गया है। तो कहने का मतलब ये है कि हुक्का बार, इस पर तो बैन लगाया ही गया है, साथ ही यहाँ पब्लिक प्लेसेस पर, यानी कि सार्वजनिक स्थानों पर तंबाकू सिगरेट बेचना और खरीदना भी इल्लीगल होगा। और यदि कोई भी व्यक्ति हुक्का बार चलाते पकड़ा गया तो उसे अधिकतम 3 साल की सज़ा या 1 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। ऐसा ही सख्त फैसला लिया गया है झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा। आप मैप में देख सकते हैं, ये है झारखंड की लोकेशन, इसकी कैपिटल है रांची। यदि आप करंट से रिलेट कर सके तो हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो लाइट हाउस प्रोजेक्ट शुरू किया गया है, जिसके अंतर्गत रियायती दरों पर घर दिए जाएंगे मिडिल क्लास फैमिली को, लाइट हाउस प्रोजेक्ट, जिसमें कि 6 शहरों को चुना गया है, जिसमें से एक है झारखंड का रांची भी, जो कि यहाँ की कैपिटल है। मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, राज्यपाल है द्रौपदी मुर्मू। यहाँ का एक प्रसिद्ध नेशनल पार्क है जिसका नाम है बेतला नेशनल पार्क, और यहाँ की एक प्रमुख योजना है जिसका नाम है दाल भात योजना। इसके अंतर्गत झारखंड गवर्नमेंट 5 रुपये में गरीबों को भरपेट भोजन प्रोवाइड करा रही थी। खेलो इंडिया नेशनल विंटर गेम्स ये कहाँ आयोजित किया गया? तो दूसरे खेलो इंडिया नेशनल विंटर्स गेम्स ये आयोजित किए गए हैं जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में, और इसका उद्घाटन अभी हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। और ये जो गेम होंगे नेशनल विंटर गेम, जो कि 26 फरवरी से शुरू हो चुके हैं और ये 2 मार्च तक आयोजित किए जाएंगे।
ये जो आप मैप में देख रहे हैं यहाँ है गुलमर्ग की लोकेशन। और गुलमर्ग से आप लोगों को क्या याद आता है, कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि भारत का जो पहला इग्लू कैफ़े है ये ओपन किया गया है गुलमर्ग में ही। इसके अलावा हाल ही में 100 फीट ऊंचा जो फ्लैग है यानी कि भारतीय झंडा ये भी स्थापित किया गया है गुलमर्ग में ही। तो ये 2 एडिशनल फैक्ट है जो कि आप याद रखेंगे। अगला जो क्वेश्चन है मैंने रिवीजन के लिए रखा है, हाल ही में भारत की पहली डिजिटल यूनिवर्सिटी ये कहाँ स्थापित की गई है। तो भारत की पहली डिजिटल यूनिवर्सिटी ये स्थापित की गई है केरल में। मतलब कि केरल की जो राजधानी है तिरुवनंतपुरम के पास मंगलापुर स्थित टेक्नोलॉजी में इस विश्वविद्यालय की मतलब कि इसका उद्घाटन किया गया है। तो इसका राइट आंसर ये होगा केरल ही। यदि हम बात करें केरल की, इसकी राजधानी है तिरुअनंतपुरम, मुख्यमंत्री है पिनरई विजयन, राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान, यहाँ की राजभाषा है मलयालम, लोक नृत्य है कथकली, मोहिनी अट्टम। भारत का पहला ह्यूमन मिल्क बैंक जो कि स्थापित किया गया है एर्नाकुलम में। भारत का पहला मजदूर संग्रहालय ये अलापुझा में बनाया जा रहा है। साथ ही सब्जियों के लिए एमएसपी का निर्धारण करने वाला पहला राज्य ये भी केरल ही बन गया है। डिजिटल एजुकेशन वाला भारत का पहला राज्य ये भी केरल है। कल जो मैंने आप लोगों से सवाल पूछा था इसका राइट आंसर था मुंबई। अब आप लोगों के लिए आज का सवाल है, पुलिस में महिला स्क्वाड को शामिल करने वाला, महिला कमांडो स्क्वाड को शामिल करने वाला चौथा राज्य कौन बना है। तो इसका जो भी आंसर है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो यदि पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।